नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। आपका रखे ख्याल, ये देश के दूसरे सबसे बड़े प्राइवेट बैंक आईसीआईसीआई बैंक की टैगलाइन है, लेकिन अब जो उन्होंने कर दिया है उसके बाद कहना होगा खास का रखे ख्याल। जी हां, ऐसा इसलिए कि आईसीआईसीआई बैंक ने किसी भी खाते के लिए मिनिमम बैलेंस की रकम को 10,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया है। जी हाँ, ठीक सुना आपने, 50,000 रुपए कर दिया है। 10 के 15 करते, 20 भी कर देते तो शायद समझ में आता, लेकिन 50,000 रुपए, 5 गुना का इजाफा, 5 गुना ज्यादा। अब बताइए कितने लोग होंगे इस देश में जिनके पास महीने के 50,000 रुपए सिर्फ मिनिमम बैलेंस के तौर पर रखने के लिए होंगे। और ये मैं मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सबके पास 50,000 रुपए एक्स्ट्रा ऐसे ही रखे रहते हैं, और होंगे भी तो सिर्फ 2.5 से 3% के ब्याज पर। कोई 50,000 रुपए हमेशा मिनिमम बैलेंस के तौर पर क्यों रखना चाहेगा? क्या बैंक नहीं चाहता कि ज़्यादा लोग उसके यहाँ खाता खुलवाएं, या वो सिर्फ मोटे माल वाले ग्राहकों के ही खाते खोलना चाहता है? अब ऐसे वक्त में जबकि देश के तमाम बैंक, खासतौर पे सरकारी बैंक, मिनिमम बैलेंस को जीरो कर चुके हैं, ऐसा करने की क्या जरूरत और क्या तुक बनता है? बैंक का इस तिमाही का मुनाफा सुनिए, 13,000 करोड़ रुपए के आसपास। यानी ऐसा भी नहीं है कि बैंक की हालत खराब है, दिक्कत हो रही है, बैंक चल नहीं पा रहा, कर्मचारियों की सैलरी नहीं बढ़ रही है और अब ये कदम उठाना पड़ा है। तो फिर बैंक के इस कदम के पीछे आखिर वजह क्या है, और क्या अब इसकी देखा देखी देश के दूसरे बैंक्स, निजी बैंक खास तौर पर भी ऐसा ही कदम उठाएंगे? आम ग्राहक इससे क्या समझे, क्यों वो अब इस बैंक से दूर ही रहे? ये तमाम सवाल हर किसी के मन में अब आएंगे। तो आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे। कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं यूको बैंक के पूर्व सीएमडी आर के टक्कर साहब, रुंगटा सिक्योरिटीज़ में सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हर्षवर्धन रुंगटा जी, और वॉइस ऑफ बैंकिंग की फाउंडर अश्विनी राणा, जो कार्यक्रम में जुड़ेंगी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो टक्कर साहब, चूंकि आप बैंकिंग सेक्टर के बड़े दिग्गजों में से एक हैं, उसे अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, ये सवाल मैं आपके पास ही लेके आता हूँ कि 10,000 मिनिमम बैलेंस को एकदम 50,000 यानी 5 गुना बढ़ा देना, ठीक है, सिर्फ नए ग्राहकों के लिए वो बात सही है, लेकिन इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या बैंक का थॉट है? क्या वो चाहता है कि अब बहुत प्रीमियम लोग ही उसके पास आए या कम लोग उसके पास में आए? देखिए, अगर हम इसको आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से देखें तो इसके पीछे बेसिकली ब्रॉडली 2 मकसद हो सकते हैं। एक तो जैसे आपने ही कहा कि वो चाहते हैं कि जो उनके ग्राहक हैं वो एक सीमित रहें, कि जो एक हमारा नॉर्मल जो मासेस हैं, जिनके पास परहैप्स इतना पैसा नहीं होता स्पेयर करने के लिए, वो उनसे परहैप्स जुड़ना नहीं चाहते हैं। एक तो ये है। दूसरा ये कारण हो सकता है कि कोई भी बैंक के अंदर कोई भी खाता जब आप खोलते हैं तो आफ्टर ऑल उसकी एक सर्विसिंग कॉस्ट तो होती है बैंक के लिए, एक उसकी एक कुछ ना कुछ उसको मतलब कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। तो परहैप्स शायद उन्होंने इंटरनली कुछ एनालिसिस किया होना है कि शायद उनके जो एक अकाउंट को संभालने की जो कॉस्ट आ रही है वो परहैप्स एक मिनिमम बैलेंस जब तक, चाहे रूरल एरिया में 10,000 है या अर्बन में या मेट्रो में 50,000 है, उसके नीचे उनको उसमें कुछ फायदा नहीं हो रहा है। लेकिन वैसे अगर आप देखा जाए तो हम जो एक देश के अंदर जो बात कर रहे हैं, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन की, सभी को बैंकों के अंदर लाने के लिए, और ज़्यादातर काफ़ी हद तक हम उसमें कामयाब भी हो गए हैं, लेकिन ये टोटली बिल्कुल उसके खिलाफ जा रहा है। तो एक कंज्यूमर के एंगल से ये एक अच्छा कदम नहीं है। और स्पेशली जैसे आपने बताया कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने अभी पीछे ही पिछले कुछ महीनों में ही जो मिनिमम चार्जेस लिया करते थे वो बिल्कुल वेव कर दिए हैं। अब वो बिल्कुल किसी से भी, चाहे आप जीरो बैलेंस भी रखेंगे तो वो भी नहीं ले रहे हैं। तो उस हिसाब से चाहे आईसीआईसीआई को अपना इंटरनल देखते हुए शायद उन्होंने कुछ डिसीजन लिया है, बट मैं नहीं समझता कि ये एक कंज्यूमर या एक जो जनरल मासेस के हमारे जो लोगों को बैंकिंग के अंदर शामिल करना है, ये उसके लिए ठीक नहीं है। जी, तो रुंगटा साहब, यही चीज़ कि जैसा टक्कर साहब भी कह रहे हैं कि एक तो हम तो फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात कर रहे हैं, चलिए प्राइवेट बैंक है वो प्रॉफिट पे ध्यान देता है तो प्रॉफिटेबिलिटी भी कोई
कम नहीं है। 13,000 करोड़ का प्रॉफिट एक क्वार्टर में आसपास उसके, और पहले कई क्वार्टर्स भी ऐसे ही जा रहे हैं। यूँ भी नहीं कि बैंक के ऊपर कोई बहुत फाइनेंशियल बर्डन है। इन दिनों जिस तरह की बैंकिंग हो गई है, जितना डिजिटाइजेशन हो गया है, खातों को मैनेज करना, मुझे लगता है उनकी कॉस्ट में कमी आई है। ये मेरा मानना है, टक्कर साहब बताएंगे कि शायद ये कितना मतलब मेरा मानना सही है या नहीं है। तो देख के ऐसा कुछ लगता नहीं। क्या ये बैंक अपना कुछ जिसे कहते हैं ना एक पूरा स्वरूप ही बदलने जा रहा है, जहां वो एक अलग तरीके की बैंकिंग में एंटर करना चाह रहा है? कुछ और थॉट हैं जो अभी हमें शायद समझ नहीं आ रहे हैं। एक ग्राहक के तौर पे हम सोचे, हमें लगता है 10 का उठा के 50 कर दिया, ये तो बड़ा अजीब है। आपके लिहाज से क्या है सर? देखिए विपिन जी, ये सीधी सी बात लगती है कि उन्हें रिटेल बैंकिंग नहीं करना। मैं ये कहूंगा कि 50,000 रुपए की जो लिमिट आप लगाते हैं, कि कोई भी अगर बैंक धारक है उसका मिनिमम मंथली एवरेज बैलेंस 50,000 होना चाहिए। तो आई थिंक उन्होंने एक पूरी कैटेगरी ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स या रिटेल बैंक अकाउंट होल्डर्स को ही आउट कर दिया है। तो ये बहुत एक स्ट्रेटेजिक, मुझे लगता है एक स्ट्रैटेजी है का बैंक की, कि उन्हें रिटेल इन्वेस्टर्स या रिटेल इंडिविजुअल्स के साथ डील नहीं करना है। हो सकता है उनका ब्रांच लेवल जो इंटरेक्शन होता है, सो हर बैंक का दो तरीके कॉस्ट होते हैं। एक है जब कोई भी इंसान, कोई भी बैंक अकाउंट होल्डर आपकी बैंक की ब्रांच में आता है और कोई ना कोई फैसिलिटी लेता है, स्टेटमेंट प्रिंट कराना है, पासबुक अपडेट कराना है, या कोई भी इंटरेक्शन अगर बैंक में आके वो करता है, तो बैंक का एक पर्टिकुलर कॉस्ट लगता है। और अगर वो डिजिटली बाकी सारी चीजें कर लेता है, तो बैंक की जो फिजिकल प्रेजेंस पे इतना प्रेशर नहीं आता। बट इन एनी केस, अगर आप जैसे शुरुआत की थी विपिन जी, आपने कहा था कि 50,000 कितने लोगों के पास ऐसे होता है कि मंथली वो एक एवरेज बैलेंस के रूप में अपने खाते में रखे, ताकि उनका बैंक अकाउंट चलता रहे। सो आई थिंक बैंक को ये भी पता है कि कंपटीशन क्या कर रहा है। ऐसा नहीं कि बैंक इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर रहा है, उन्हें पता नहीं कि दूसरी बैंकों में बिना कोई भी बैलेंस के भी अकाउंट खोल सकते हैं, आप मेंटेन कर सकते हैं। तो बैंक का एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक, आई थिंक ये प्लान है कि उन्हें रिटेल बैंकिंग से निकल जाना है धीरे धीरे, एंड डिस्करेज किया जा रहा है। कोई भी इन्वेस्टर, कोई भी इंडिविजुअल 2.5 या 3% पे 50,000 रुपए अपने बैंक में नहीं रखेगा। आई मीन इट्स अ फैक्ट। और हम भी सजेस्ट नहीं करते कि आप इतने पैसे ना बैंक में रखें, जस्ट एज अ मिनिमम बैलेंस। तो आई थिंक यस, स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर लगती है कि उन्हें रिटेल इंडिविजुअल्स नहीं चाहिए, फॉर वट एवर रीजन द बैंक हैज थॉट अबाउट इट। पर टक्कर साहब, क्या ये आश्चर्यजनक नहीं है? मतलब एक ऐसा बैंक जो कि बहुत मतलब देश का दूसरा सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक, बड़ा पॉपुलर किस्म का बैंक, एक समय में मतलब उसने बैंकिंग में ऐसी ऐसी चीज़ें की जो रिटेल कस्टमर को खींचने के लिए, जहां दूसरे बैंक वो करने से कतराते रहे, या और ऑल ऑफ सडन मतलब ठीक है आप करते धीरे धीरे बढ़ाते, या तो फिर कोई इतना बड़ा शिफ्ट आ रहा है जिसके बारे में अभी हम अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे, जैसा हर्ष भी कह रहे हैं कि या वो अपने आप को रिटेल बैंकिंग से पूरी तरह हटाना ही चाह रहे हैं। अब सीधे बोल नहीं सकते, सरकार बात करती है फाइनेंशियल इंक्लूजन की, आप ऐसा कदम उठा दे रहे हैं, तो अब आपने यही तरीका अपना लिया। देखिए, अगर आप वैसे देखें तो आईसीआईसीआई बैंक एक पायनियर था जो कि रिटेल बैंकिंग में आया, स्पेशली लोन्स की तरफ। फिर उसके बाद उसने इवन उसमें भी अच्छे अकाउंट्स खोले हैं, कोई ऐसा ये नहीं कहेंगे उन्होंने अकाउंट्स खोले नहीं है। ये जो ये कदम उठाया गया है, जैसा कि हम सोच रहे हैं कि उनका इंटरनली कुछ उन्होंने स्टडी की है, शायद देखिए जो ये 50,000 का अमाउंट काफी अमाउंट होता है आज मतलब इंडिया में एक नॉर्मल आदमी के लिए। तो ऑब्वियसली एक वो एक्सक्लूजन चाहते हैं कि ये नहीं कि मैं ये नहीं कहूंगा कि वो रिटेल से बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन विद इन द रिटेल सेगमेंट वो अपना एक समझ लीजिए कि मतलब मिडिल इनकम ग्रुप ऑन द अपर साइड, जो अपर मिडिल इनकम ग्रुप है, परहैप्स अब उसको फोकस कर रहे हैं। जो एक मैं कहूँगा छोटे अकाउंट्स हैं, छोटे अकाउंट धारक हैं, उनको परहैप्स उनको लगता है कि शायद उसकी जो उनकी सर्विसिंग कॉस्ट है शायद वो पूरी नहीं हो पा रही है। और जैसे हर्ष जी ने भी बोला कि जहाँ तक अगर आप डिजिटल बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं तो ऑब्वियसली उस पर शायद जो होती है कॉस्ट काफ़ी लो होती है, जबकि अगर आप ब्रांच बैंकिंग में जाते हैं तो उसकी जो सर्विसिंग कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाती है। तो अगर आप जो मिनिमम बैलेंस के अलावा भी अगर इनके देखिए जो अभी जो इनका जो इंस्ट्रक्शंस आई हैं उसमें कैश ट्रांजैक्शंस हो, या अगर आप ब्रांच में जाके एनईएफटी भी करते हैं या आईएमपीएस भी करते हैं,
तो हर एक के लिए उन्होंने चार्जेस इंक्रीज कर दिए हैं, या जहां पे नहीं थे वो लगा दिए हैं। तो प्रैप्स वो एक डिस्करेज करना चाहते हैं कि जो एक कस्टमर है कि वो उनकी ब्रांच में जाए। और अब मैं कह नहीं सकता हूं, लेकिन क्वाइट पॉसिबल है कि आईसीआईसी कुछ सोच रहा हो आगे अपना ब्रांच नेटवर्क को कंसोलिडेट करने के लिए, कि कई ब्रांचें मर्ज करें, ताकि जो ब्रांच पे जो है उनका वो एक कम रहे एक्सपेंसिस पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन वैसे उनके, जैसे आपने बोला कि बैलेंस शीट देखें, जो उनका जो रिजल्ट देखें, तो कोई प्रॉफिटेबिलिटी पे ऐसा कुछ असर दिख नहीं रहा है, बट ये उनकी कुछ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी जरूर हो सकती है। अश्विनी राणा भी जुड़ गए हमारे साथ। और अश्विनी, जैसा बैंक बैलेंस मतलब मिनिमम बैलेंस 50,000 कर देना, उसके अलावा और दुनिया भर के जो आपके ट्रांजैक्शंस होते हैं उन पर और पैसे बढ़ा देना, इन्हें डिस्करेज करना कुल मिला के कि आप खाता खोलें या बैंक आएँ। और हम वही बात कर रहे हैं कि ये कौन सा तरीका हुआ बैंक का? या तो उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि उनको अपनी बैंकिंग का टाइप ही बदलना है, जो शायद हम में से किसी को नहीं पता, और बैंक का अपना प्रोरोगेटिव है। आज इनफैक्ट गवर्नर साहब से भी, आरबीआई गवर्नर से भी किसी ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा ये तो बैंक खुद ही डिसाइड करता है, इसमें आरबीआई कोई इंटरवेंशन नहीं कर सकता। जी ठीक है, आरबीआई इंटरवेंशन नहीं करता फिर, लेकिन लोगों को भी सोचना चाहिए और बैंकों को और सरकारों को भी सोचना चाहिए कि जो बैंक जो है सरकार की नीतियों का समर्थन नहीं करता, उनकी जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम है उनको लागू नहीं करता। आप देखिए कि आज जो जनधन खाते कुल 56 करोड़ के करीब खाते खुले, उसमें प्राइवेट बैंकों में का शेयर कितना है, और 1.5-2 करोड़ टोटल उन्होंने खाते खोले। यानी सरकारी बैंक जो है वो मिनिमम बैलेंस का चार्ज भी न लें, अगर वो चार्जेस थोड़ा बढ़ाते हैं तो बहुत हौला होता है, जबकि ये बैंक, ये तो सरासर लूट है ना। फिर स्टेट गवर्नमेंट को भी छोड़ना चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि जो फंड जो है इन बैंकों को दिया जाता है वो भी बंद करना चाहिए। लेट देम दे रन देयर ओन शो। और ये छोटा छोटा जो डिपॉजिटर है उसी से ही इतना बड़ा अमाउंट बनता है, और ये सोचते हैं कि अगर हम बैलेंस जो है मिनिमम बैलेंस बढ़ाकर और एक बड़ी क्लास को सर्व कर पाएंगे तो वो उससे जो है लोग अपने आप इस बैंक से जो है अलग जाना शुरू कर देंगे। और मुझे लगता है कि ये भी चाहते हैं, हो सकता है कि शायद इनका मानना हो कि ये वाइंड अप अपना बिजनेस जो बैंकिंग का करना चाहते हो, तो ऐसा भी हो सकता है कि भाई रिस्ट्रिक्ट किया जाए लोगों को बैंक में आने के लिए। लेकिन लोगों को भी सोचना चाहिए, जहाँ सरकारी बैंक हैं जीरो बैलेंस पर आपको फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, और ये बैंक जो है मतलब ये हम क्लास का डेफिनेशन कर, और सरकार जब चाह रही है कि सभी जो बैंक हैं वो कंट्री की ग्रोथ के लिए उनका पार्टिसिपेशन हो, और ये अलग से अपनी एक क्लास बना रहे हैं, तो सरकार को भी रिजर्व बैंक ये सिर्फ ये गवर्नर ये कह के छूट नहीं सकते कि नहीं उनका प्रोग्रेटिव है। लेकिन बग आपको भी देखना है कि भाई आप उनको लाइसेंस दिया है, वो इसी कंट्री में जो है वो प्रॉफिट कमा रहे हैं, मज़े मार रहे हैं। अब ये थोड़ी है कि वो जब उनका मन आएगा और जो मर्जी चार्जेस इम्प्लीमेंट अपना करने शुरू कर देंगे। क्या कहेंगे हर्ष, इसमें दखल होना चाहिए? बैंकिंग सेक्टर में दोनों तरह के बैंक हैं, हमारे सामने प्राइवेट बैंक्स भी हैं, हमारे सामने सरकारी बैंक्स भी हैं। सरकारी बैंक बहुत हद तक जो है वो सरकार के लिहाज से चलते हैं। अच्छा, जब हम ये भी देखते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसीज़ में जब कोई भी रिडक्शन होता है तो वो सरकारी बैंकों में तो बहुत जल्दी लागू होता है, लेकिन प्राइवेट बैंक उसको लाते लाते देते देते बहुत वक्त लगाते हैं ना। वो हमेशा प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर काम करते हैं। हम मना नहीं करते कि प्रॉफिटेबिलिटी ख़राब चीज़ है या किसी भी संस्था को प्रॉफिट के लिए काम नहीं करना चाहिए, लेकिन अकेला वही उद्देश्य नहीं हो सकता। एब्सोल्युटली राइट विपिन जी। देखिए, इसे दो हिस्से में बांटेंगे और आपको डिस्कस करना है। पहला ये हिस्सा है कि एक बैंक जो प्राइवेट बैंक है वो कह रही है कि मैं अपना बिजनेस इस तरीके से करना चाहता हूं कि मैं 50,000 रुपये, अगर मेरे साथ आपको बैंक अकाउंट खोलना है तो 50,000 रुपये मिनिमम मंथली एवरेज रखना होगा। अब अगर हम इसे प्योरली ऑफरिंग की तरह बात करें तो ये होगा कि कोई भी अगर अकाउंट होल्डर है, उन्हें अगर ये कबूल नहीं है तो वो कंपटीशन के पास जा सकते हैं। आई थिंक दिस इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच। पहली बात ये है, ये एक बिजनेस स्टैंड पॉइंट, प्रैक्टिकल स्टैंड पॉइंट से बोल रहा हूं। अभी कोई भी अगर अकाउंट खोलना चाहता है वो देखेंगे कि अगर मैं आपके पास 50,000 रुपए मिनिमम मंथली बैलेंस रखता हूं तो मुझे इसके सामने आप क्या दूसरी फैसिलिटीज दे रहे हैं, और वो चीज मैं कंपेयर करूंगा किसी और बैंक के साथ जो जीरो बैलेंस रख रहा है, तो हम देखेंगे कि कहां मुझे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस मिल रहा है। तो ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करने के बाद हर एक इंडिविजुअल फ्री है, फ्री मार्केट है, आप कहीं भी अपने हिसाब से जा सकते हैं।
अभी हम अगर इसे एक मॉरल ग्राउंड्स पे बात करें कि आईसीआईसीआई को एक टू लार्ज टू फेल एक टैग दिया गया है आरबीआई की तरफ से, क्या एज अ बैंक जिन्होंने अपनी पूरी नींव और पूरा एस्टैब्लिशमेंट एक भारत में एस्टैब्लिश अपने आप को किया है, क्या आज की तारीख में उन्हें मॉरल ग्राउंड्स पे अपने आप को एक एक्सक्लूसिव क्लब बना के बाहर निकल जाना चाहिए और कहना चाहिए कि मैं रिटेल इन्वेस्टर्स या रिटेल बैंक अकाउंट होल्डर्स के लिए हूं ही नहीं, मैं अभी एक XYZ सेगमेंट को फुलफिल सर्विस करना चाहता हूं? अब इसमें सरकार की तरफ से, आरबीआई की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से क्या इंटरवेंशन हो सकता है? ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपने रूल्स एंड जो नियम है वो खुद से बना रही है और कह रही है, और वो बिजनेस लूज करने को तैयार है। जैसे मैंने कहा कि एक बहुत बड़ा सेगमेंट है भारत में, ऐसे बहुत कम लोग हैं जो 50,000 रुपए महीने का अपने अकाउंट में रख सकेंगे 2.5 से 3% कमाने के लिए। तो आई थिंक कंपटीशन को उन्होंने नजर में रखते हुए डिसीजन लिया है, सो आई डोंट थिंक उसमें कुछ ज्यादा कंप्लेन करने के लिए है नहीं। लेकिन हैविंग सेड दिस, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर बनती है कि वो एक बैंकिंग की जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स द नेशन उसे फुलफिल करें। हालांकि इसमें यह है कि ये चीज़ सिर्फ नए खातों पे लागू होनी है, मतलब वो ग्राहक जो ऑलरेडी बैंक के साथ जुड़े हुए हैं या किसी भी तरीके से उनके कॉर्पोरेट अकाउंट्स हैं, वो किसी कंपनी में काम करते हैं और वहाँ से तनख्वाह उन्हें आती है, और भी किसी तरह से अकाउंट उनका है मौजूदा अकाउंट, उस पर तो ये लागू नहीं होगा। लेकिन नए खाता धारकों के लिए उन्होंने एक तरीके से रास्ता बंद कर दिया है। और यहाँ पे एक छोटा ब्रेक लेता हूँ, लेकिन बड़ा सवाल ये आएगा कि क्या ये सिर्फ आईसीआईसीआई बैंक तक रुक जाने वाला है या फिर दूसरे बैंक भी हमें आगे चल के इस रास्ते पे जाते हुए नज़र आएंगे? जवाब हाँ या ना दोनों हो सकता है। अगर ये थोड़ी बहुत बढ़ोतरी होती तो हो सकता है, लगता है कि चारों बैंक भी करते, लेकिन जितनी बड़ी बढ़ोतरी है ये तो किसी खास उद्देश्य के लिए ही की गई लगती है। अब क्या बाकी बैंक भी इससे इत्तेफाक रखते हैं, हाँ या ना? हमारे एक्सपर्ट बताएंगे। एक छोटा ब्रेक के बाद बातचीत जारी रखेंगे। खाता चाहिए तो 50,000 रुपये लाइए। आईसीआईसीआई बैंक ने अपने नए खाता धारकों के लिए मिनिमम बैलेंस 50,000 रुपये तय कर दिया। और इसके बाद बहुत सारे लोगों के मन में भी ये सवाल है कि भाई आखिर ऐसा किया क्यों, और कौन 50,000 रुपये रखेगा मिनिमम बैलेंस के तौर पे? क्या आप नहीं चाहते कि हम आपके यहाँ खाता खुलवाएं, और फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये वो, उन सब बातों का क्या? ब्रेक से पहले काफ़ी सारी बातचीत हुई, लेकिन अब कुछ और क्विक सवाल। अश्विनी साहब, क्या अब ये डर होगा कि यहाँ से एक बैंक ने किया है, हालांकि ये उद्देश्य बहुत अलग सा लग रहा है, बहुत बड़ा जंप है 10 का 50 करना, लेकिन क्या फिर भी दूसरे बैंक उतना नहीं तो कुछ उस लाइन पर आगे जा सकते हैं? बिल्कुल सोच सकते हैं। उनको लगेगा कि भाई जब ये कर रहे हैं और सरकार की तरफ से कोई इंटरवेंशन नहीं है और लोगों का भी कोई रिएक्शन नहीं है, तो नेचुरली जाएंगे, क्योंकि ये प्राइवेट बैंकों का उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना है और एक क्लास को सर्व कर रहा है। ये बहुत पहले से बात आई है कि भाई सरकारी बैंक तो एक जीरो बैलेंस अकाउंट खोलने के लिए भी तैयार है, और ये जीरो बैलेंस वाले को अपने ब्रांच में नहीं घुसना चाहते हैं कि ये कस्टमर ब्रांच में ही आए, क्योंकि उन्होंने इस तरह की जो है वो बैंकिंग कर रहे हैं। तो ये दो क्लास जो अगर बैंक में देश में हो जाएंगी तो ठीक नहीं है। और निश्चित रूप से बाकी बैंक भी, सरकारी बैंक हो सकता है कि इसकी रास्ते पर नहीं चले, लेकिन जो बाकी बैंक हैं, चाहे कोटक है, एक्सिस है, जो भी बड़े बड़े बैंक हैं, ये सब सोच सकते हैं। HDFC अभी अगर इन सब में देखा जाए तो 10,000 उसका बैलेंस है मिनिमम, वो भी चाहेगा कि मैं 15,000, क्योंकि इसके अंदर सेविंग बैंक में जो पैसा रहता है वो मिनिमम कॉस्ट के ऊपर उनके पास अवेलेबल होता है, तो इस फंड से जो है वो ज़्यादा कमाई कर सकते हैं। तो इसलिए उनका फोकस तो इसी पर रहता है कि जितना पैसा वो इस अकाउंट से जो है अपना डिपॉजिट ले सकेंगे, उतनी ही ज़्यादा कमाई वो जो है आगे रीफाइनेंस करने में कर सकते हैं। तो इसलिए नेचुरली उनका बाकी बैंकों का भी फोकस होगा कि हम भी इसके मिनिमम बैलेंस को बढ़ाएं। टक्कर साहब, एक और चीज जो मौजूदा ग्राहक है आज की तारीख में आईसीआईसीआई बैंक के, उनके मन में भी अब दुविधा आएगी कि कल को कोई बैंक ऐसा कदम उठा ले, कल को कह दे कि भाई जिनके खाते हैं वो भी ऐसा करें, वो भी, अब वो ट्रांजैक्शन फीस तो शायद सबके ऊपर लगने ही वाली है जो उन्होंने बढ़ा दी है। कल को अगर वो मौजूदा ग्राहक के लिए भी अगर आधा भी इसका कर देते हैं तो क्या इम्पैक्ट आ सकता है? जो ऑलरेडी बैंक के एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं और शायद इतनी रकम वो भी ना रख पाए, तो उनको मन में भी आएगा कि चलो आज पता नहीं कल कर देगा, यहां से छोड़ के किसी और बैंक में खाता खुलाएं। बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं एक जायज़ है कि जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं
उनको भी लगेगा कि परहैप्स आज उन्होंने खाली नए खातों के लिए ये रूल बनाया है, तो ये कल को जो एग्जिस्टिंग धारक है, खाता धारक, उनके लिए भी एप्लीकेबल हो सकता है। तो उनके मन में जरूर विचार आएगा। और परहैप्स जो एक मैं कहूँगा कि जो एक बॉर्डर लाइन केसेज इन द सेंस कि जिनका बहुत ज़्यादा बैलेंस नहीं होता, लेकिन एक टाइप का समझ लीजिए 50,000 और 1 लाख के बीच में है, वो ये सोच सकते हैं कि क्यों ना हम दूसरे बैंक में जहाँ हमें सिमिलर सर्विसेज मिलती हैं हम वहाँ शिफ्ट करें। और दूसरा एक ये भी है, देखिए आप, कि एक्चुअली हमारे भारत में आरबीआई ने 3 बैंकों को सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स घोषित किया हुआ है, जिसमें एक आईसीआईसीआई बैंक है, इसके अलावा और एचडीएफसी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो आईसीआईसीआई ने जो भी एक कदम लिया है, जो भी उनके एक रहा हो रीजन या जो भी उनकी रही हो स्ट्रेटेजी रही हो, लेकिन इसका इम्पैक्ट ओवरऑल आएगा। को एक बहुत बड़ा बैंक है ये, कोई ये नहीं है कि कोई छोटा प्राइवेट बैंक है तो उसका जो छोटा है कस्टमर बेस है तो ओवरऑल इफेक्ट नहीं आएगा। तो इसका जो असर है उनके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स पे भी पड़ेगा, और बाकी बैंकों में जैसे बाकी वक्ता ने कहा कि वो भी ये इसी लाइंस पे सोच सकते हैं, इनको देखते हुए कि आईसीआईसीआई बैंक ने मिनिमम चार्जेस बढ़ा दिए हैं। बिल्कुल, तो दूरगामी इसके परिणाम होंगे। अभी तो शायद सब लोग विश्लेषण कर रहे हैं कि बैंक ने ऐसा क्यों किया, वही बेहतर जानते हैं, लेकिन आगे उनके कदम या उनके अप्रोच से पता चलेगा कि इसके पीछे उनका कारण क्या था। और अब यही कि क्या दूसरे बैंक भी कुछ इस तरह का कदम उठा सकते हैं, मौजूदा ग्राहकों के लिए इसमें क्या है, क्या उनके मन में सवाल आएगा, और नए ग्राहक फिर आईसीआईसीआई बैंक से तो दूर होंगे ही, क्योंकि बहुत कम लोग अब इस नई लिमिट के बाद वहाँ शायद खाता खोलने पहुंचेंगे। खैर, ये स्टोरी अभी आई है, लेकिन अनफोल्ड होती हुई शायद थोड़े दिनों में नजर आएगी। बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का हमसे बातचीत करने के लिए, क्योंकि ये बातचीत करना ज़रूरी थी और शायद इस बातचीत से हम एक थोड़ा बहुत आइडिया लगा पाए कि ये हुआ क्या है और आगे इसके परिणाम क्या निकलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।